हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आइए स्टार्ट करते हैं विद अ फ्रेश सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। इस सीरीज में एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं इस मॉड्यूल में कवर करूंगी। सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियोस काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिमेनिंग वीडियो में समझते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। अगर मैं ज्योग्राफी का एज अ सब्जेक्ट अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। जब भी हम किसी टर्म में ग्राफी का यूज़ करते हैं तो ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम लोग अर्थ के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। सिर्फ अर्थ को, ये सब्जेक्ट सिर्फ अर्थ को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ना कि अर्थ के बारे में हम कोई स्टडी कंडक्ट करेंगे। अर्थ की स्टडी हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग अर्थ के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि अर्थ आई कहाँ से, अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। दिस मीन्स सबसे पहला पॉइंट जो हमें कवर करना होगा वो हमें समझना होगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ। लेकिन हम सब जानते हैं कि अर्थ तो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें अर्थ के ओरिजिन से पहले सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझना होगा, और सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। इट मीन्स सबसे पहले हमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को समझना होगा कि एक्चुअल में जो हमारा यूनिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसका क्रिएशन किस तरह से हुआ। बेसिकली हमें ये समझना है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि बहुत पहले दे दी गई थी, और कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनको बाद में दोबारा से रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के बाद प्रोपाउंड किया गया। दिस मीन्स सबसे पहले हम लोग अर्ली थ्योरीज के बेसिस पर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरीज, राइट। तो यहाँ पर अर्ली थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कुछ जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक थ्योरीज को हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, नाम से हम समझ पा रहे हैं जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर भी देखा, जियो यानी कि अर्थ और अर्थ का डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली जियो का मीनिंग है अर्थ, और यहाँ पर सेंट्रिक से हम समझ पा रहे हैं कि अर्थ को सेंटर में रख के बात की जा रही है। यानी कि ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है, यानी कि अर्थ जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो शुरुआत में जब थिंकर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, उस समय पर ऐसा कंसिडर किया जाता था कि अर्थ जो है वो सारे के सारे यूनिवर्स का सेंटर है, कोर है, और इसके अराउंड बाकी सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो रिवॉल्व करती हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता था। इसके बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, साथ में इनके प्रोपाउंडर्स के नेम भी लिख लेंगे। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय टोलेमी, एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इट इज प्रोपाउंडेड बाय निकोलस कोपरनिकस। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे जियोसेंट्रिक थ्योरी की, तो इसने हमें बताया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में, और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज इसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, इसके अराउंड घूम रही है। दूसरी थ्योरी जब आई, जिसको हमने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा, हीलियो का मीनिंग होता है, हीलियो इज द रूट वर्ड फॉर सन। तो इसका मतलब था कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सन के अराउंड बाकी सारी की सारी बॉडीज जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं। अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, कई सारे थिंकर्स थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कई थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की। इनके ऊपर फर्दर रिसर्चेस को कंडक्ट करने के बाद एक और थ्योरी निकल के आई जिसको कहा जाता है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली, हाइपोथेसिस का मतलब कुछ नहीं है बल्कि इट इज अ थ्योरी, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस की जब बात होती है तो ये हमें क्या बता रहा है, नेबुलर से हम समझ सकते हैं कि एक वर्ड है इसमें नेबुला। नेबुला क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि नेबुला क्या है। इसी थ्योरी को गैसियस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ड है नेबुला। नेबुला का मतलब होता है क्लाउड, एक ऐसा क्लाउड जो धीरे धीरे करके एक स्टार में डेवलप हो जाता है, अल्टीमेटली एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेबुला क्या है, नेबुला इज अ क्लाउड विच अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्टार। ठीक है, तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ये बात करता है कि जब यूनिवर्स की शुरुआत नहीं हुई थी या फिर जब यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई थी तो उस समय पर कुछ मैटर था। हम कहते हैं ना मैटर से ही सारी चीजें जो हैं वो बनी हैं, तो कुछ मैटर था जो कि क्लाउड के फॉर्म में बिखरा हुआ था यूनिवर्स में। इस मैटर के अंदर क्या चीजें थी, कोल्ड डस्ट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो कि काफी ठंडे थे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये डस्ट के पार्टिकल्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे। यानी कि ये जो क्लाउड था, ये क्लाउड और ज़्यादा डेंस हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके वो पार्टिकल्स जो अभी तक दूर दूर थे वो अपने ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस की वजह से आपस में, हर एक वो चीज़ जिसका मास होता है उसका एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, तो अपने ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस की वजह से ये एक दूसरे के पास आने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे। तो जब ये एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से टकराने लगे तो इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, दे स्टार्टेड कमिंग क्लोजर अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। और जब ये एक दूसरे से टकराने लगे तो इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, इनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, है ना। जैसे कि हम दो बॉडीज को रब करते हैं आपस में तो क्या होता है, उनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसी तरह से इनके आपस में टकराने की वजह से इनके बीच फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। और इस फ्रिक्शन में हम देख सकते हैं, जैसे अगर मैं अपनी पाम्स को रगड़ूंगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा इन दोनों के टकराने की वजह से, इन दोनों के कोलाइड करने की वजह से। और ये फ्रिक्शन क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर हीट क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे तो कोलिजन की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर जो क्लाउड था, इस क्लाउड का टेम्परेचर बढ़ने लगा, यानी कि यहाँ पर हीट क्रिएट होने लगी। धीरे धीरे करके कोलिजन जब होता रहा विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, ये सारा का सारा जो क्लाउड था ये मोशन में आ गया। ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो थे ये मूव करने लगे और मोशन इतना तेज हो गया अल्टीमेटली कि इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स वो होता है जो कि पूरी की पूरी बॉडी को उसके सेंटर से जोड़े रखता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो कि चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लाउड है ये सर्कुलर मोशन में, रोटेशनरी मोशन में आ चुका है और इस मोशन की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा कि चीज़ें जो हैं, यानी कि जो भी मैटर है इस क्लाउड के अंदर, वो बाहर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ खींचने लगेगा एक तरह से। ठीक है, तो इसी बाहर की तरफ खींचने की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इस क्लाउड से बाहर की तरफ क्या निकले, कुछ रिंग्स निकले। वो कितने रिंग्स थे, देवर 9 रिंग्स। तो अल्टीमेटली 9 रिंग्स का क्रिएशन हुआ इस क्लाउड से। मैं आपको दोबारा से एक बार अगर हम रिकॉल करें तो सबसे पहले कुछ मैटर था जो कि बिखरा हुआ था, उस मैटर के जो पार्टिकल्स थे ठंडे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगे, टकराने लगे और टकराने की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ी। हीट के बढ़ने की वजह से ये क्लाउड जो था और ज़्यादा डेंस हो गया, एक तरह से स्टार के फॉर्म में आ गया। फिर जब ये घूमने लगा, जब ये क्लाउड घूमने लगा तो इसके घूमने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पर डेवलप हुआ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डेवलप होने की वजह से जो भी मास था वो बाहर की तरफ खींचने लगा
और 9 रिंग्स जो है वो क्रिएट हुए। ये 9 रिंग्स यूनिफॉर्म नहीं थे, यानी कि बहुत इसकी जो कंसिस्टेंसी थी दैट वाज नॉट वेरी स्मूथ। तो यूनिफॉर्म ना होने की वजह से ये जो 9 रिंग्स थे, इन 9 रिंग्स में कुछ नॉट्स बनी हुई थी, कुछ गांठें बनी हुई थी। तो ये नॉट्स अल्टीमेटली क्या हुआ, वही सेम प्रोसेस जो हमने इस क्लाउड में देखा, वही सेम प्रोसेस कहाँ हुआ, इन नॉट्स में हुआ, और अल्टीमेटली ये नॉट्स कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू द प्लैनेट्स। ठीक है, तो यही हमें बता रही है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस का दूसरा नाम गैसियस हाइपोथेसिस भी है, क्योंकि ये जो क्लाउड है ये गैस का क्लाउड जैसा जो है दिखता था। तो इस थ्योरी में हमने ये समझा कि 9 रिंग्स और 9 रिंग्स के ऊपर ये 9 प्लैनेट्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ। कई थिंकर्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया, लेकिन कईयों ने इसके ऊपर फर्दर रिसर्चेस की और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट की, और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट करने के बाद कुछ और भी थ्योरीज आई जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में और भी कई सारी जो मिस्ट्रीज थी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो प्रूव किए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज को, जिनको आज वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, और उन्हीं के बेसिस पर हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन किस तरह से होगा। सो इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, इक्वेशंस IAS के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, और रिमेनिंग बहुत सारे कंटेंट को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।